एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास में पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे, हमने पिट्यूटरी ग्रंथि के एनाटॉमिकल एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया था कि एनाटॉमी के अंतर्गत ग्रॉस एनाटॉमी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने पढ़ी थी। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी की तरफ, मीन्स फंक्शनल एस्पेक्ट की तरफ बढ़े। उसमें हमारा पहला पॉइंट है हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, कि मीन्स पिट्यूटरी ग्रंथि जो है जिसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अलग अलग पार्ट्स हैं, वो टोटल हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करता है उसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों ही अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण करता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भी हार्मोन्स। तो हमने यहाँ पर टॉपिक का हेडिंग लिख दिया कि हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, कि पिट्यूटरी ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो हमने पहले लिखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन और साथ ही लिखेंगे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। हम यहाँ रिलीज होने की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से हार्मोन एंटीरियर से रिलीज होंगे, कौन से पोस्टीरियर से होंगे। तो एंटीरियर वाले हार्मोन्स हम लिखें, पहला होता है ग्रोथ हार्मोन। ध्यान दें, एंटीरियर पिट्यूटरी का पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा होता है प्रोलैक्टिन। ध्यान दें, हमने पिछली क्लास के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं विशेष हैं जो कि अलग अलग हार्मोन्स को बनाती है वो भी हमने पढ़ा था। ग्रोथ हार्मोन जिसे हमारी सोमेटोट्रोप्स नाम की कोशिकाएं बना रही थी, प्रोलैक्टिन जिसे हमारी लैक्टोट्रोप्स नाम की कोशिकाएं बना रही थी। तो कोशिकाओं वाली स्टडी हमने पिछली क्लास में डिस्कस की। यहाँ पर हम हार्मोन्स के नाम लिख रहे हैं। प्रोलैक्टिन के अलावा हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी TSH का निर्माण करता है, इसके अलावा ACTH हार्मोन का निर्माण करेगा, इसके अलावा FSH, देन LH, और साथ ही साथ में सम अमाउंट ऑफ MSH हार्मोन जो है वह भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला है। तो हमने यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले 7 हार्मोन्स का जिक्र किया। पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा TSH, चौथा ACTH, पांचवा FSH, छठा LH और सातवां MSH। अब बात करते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। पहला तो होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। मीन्स 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है। पहला हो गया हमारा ADH और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। अब बात करते हैं हमारे एक एक पार्ट के एक एक हार्मोन्स के बारे में। हम विस्तृत जानकारी पढ़ने वाले हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या फंक्शन करने वाला है, प्रोलैक्टिन क्या फंक्शन करता है। तो यहाँ पर टॉपिक के शुरुआत में केवल इतना याद रखें कि हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी कौन कौन से हैं, एंटीरियर के कौन से हार्मोन्स आते हैं और पोस्टीरियर के कौन से हार्मोन आते हैं। यहाँ पर हार्मोन्स के नामों का जिक्र किया है। अब आगे क्या पढ़ेंगे वो समझे। आगे हम एंटीरियर पिट्यूटरी को लेंगे, उसके एक एक हार्मोन का नाम लिखकर हम उसके फंक्शन करने की प्रवृत्ति जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के टोटल हार्मोन्स तो हम लिख चुके हैं। अब सबसे पहला हार्मोन हम लिखते हैं, दैट इज द ग्रोथ हार्मोन। सबसे हमारा पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन के संदर्भ में हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज को प्रभावित करता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस पढ़ना शुरू करते हैं कि फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आप काफी कुछ जानकारी तो ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन है तो शरीर की ग्रोथ करवाता होगा, शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार होगा। तो बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन वो शारीरिक विकास किस प्रकार करवाता है, कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज को प्रभावित करता है, उस बारे में बात करें तो हमारे ग्रोथ हार्मोन का सबसे पहला फंक्शन होता है इट अफेक्ट्स द मेटाबॉलिज्म। यह शरीर में मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। अब एक बात और समझनी होगी कि यहाँ अगर हमने मेटाबॉलिज्म लिखा है
तो यह मेटाबॉलिज्म शब्द हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में आगे बहुत बार आने वाला है। तो यहीं पर इस जानकारी को क्लियर कर लें कि जब भी हम किसी हार्मोन का मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट की बात करेंगे तो मेटाबॉलिज्म या हम फूड पार्टिकल्स के मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, तो जब भी किसी हार्मोन का मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव देखेंगे तो हम तीन चीजों पर प्रभाव देखने वाले हैं। इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म एंड इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हम तीनों पर प्रभाव देखने वाले हैं। तो यहां अब मेटाबॉलिज्म के अंदर हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन के साथ हम दूसरा फैट मेटाबॉलिज्म पर भी इन्फ्लुएंस पढ़ने वाले हैं और तीसरा हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर भी प्रभाव पढ़ने वाले हैं। तो जब भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मेटाबॉलिज्म शब्द आने वाला है तो मेटाबॉलिज्म तीनों चीजों का प्रभावित होगा, इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म एंड इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट। मींस ग्रोथ हार्मोन इन तीनों न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को प्रभावित करता है। अब प्रभाव क्या पड़ेगा उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, प्रोटीन पर प्रभाव समझना हो तो आप एक सिंप्लीफाई वे में समझ सकते हैं। जब आप ये जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन शरीर की ग्रोथ करवाता है, मीन्स शारीरिक विकास करवाता है। अब ये बताइए, अगर हमारे शरीर का आकार बढ़ना है, मसल्स की साइज बढ़नी है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा एलिमेंट आवश्यक होगा? तो सभी जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट जो होता है वो होता है प्रोटीन, जो कि टिश्यू फॉर्मेशन का काम करता है। तो इसका मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन को शरीर की ग्रोथ करवानी है तो इसे प्रोटीन को बढ़ावा देना चाहिए या प्रोटीन को तोड़ना चाहिए। तो सिंपल आंसर होगा कि यह ग्रोथ हार्मोन जो होता है यह प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ावा देता है। प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स यह अमाइनो एसिड्स को मिलाकर, अमाइनो एसिड्स को जोड़कर नया प्रोटीन सिंथेसाइज होने को, प्रोटीन के बनने को बढ़ावा देता है। तो जितना ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हमारा ग्रोथ हार्मोन बनाएगा उतना ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में यह सहायक होगा, मस्कुलर टिश्यूज बनने में, शरीर का विकास होने में यह प्रोटीन इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ ध्यान दें, ग्रोथ हार्मोन ने प्रोटीन पर क्या किया? इसने प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा दिया और ये सिंथेसाइज्ड प्रोटीन किस में काम आने वाला है? यह बॉडी बिल्डिंग में काम आने वाला है। बॉडी बिल्डिंग मतलब यहाँ पर बड़े बड़े बाइसेप्स या मस्कुलर स्ट्रक्चर बनाने से नहीं है। बॉडी बिल्डिंग से मतलब है कि शरीर के जो आकार प्रकार में वृद्धि हो रही है उसके लिए प्रोटीन बहुत ही सहायक न्यूट्रिएंट है। तो यहाँ हमारा ग्रोथ हार्मोन शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देता है, उसे टूटने से रोकता है और उसे बॉडी बिल्डिंग में सहायक बनाता है। अब बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है वह मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव डालेगा। तो हमारा ग्रोथ हार्मोन जो होता है वह फैट ब्रेकडाउन को बढ़ावा देता है। ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने योग्य बात है कि जहां हमारा ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन का तो सिंथेसिस करवा रहा था, कि प्रोटीन को तो नया सिंथेसाइज होने को बढ़ावा दे रहा था, वहीं हमारा ग्रोथ हार्मोन फैट का ब्रेकडाउन करवा देता है। अब फैट का ब्रेकडाउन क्यों जरूरी हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि प्रोटीन बनता रहे और वह शरीर के निर्माण में काम आता रहे, तो जनरली दैनिक जीवन में जो हम गतिविधियां करते हैं उनके लिए एनर्जी कहां से आएगी, उनके लिए एटीपीज कहां से आएंगे? तो ग्रोथ हार्मोन ने यह किया कि एक जो कि बॉडी बिल्डिंग में काम आ रहा है, शरीर के विकास में काम आएगा, उसे तो बचा के रख दिया और बदले में दूसरे फैट को एनर्जी के लिए आगे कर दिया। मतलब फैट को तोड़कर तो एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा दे दिया और जो बॉडी बिल्डिंग में जो मस्कुलर टिश्यूज बनने में काम आने वाला प्रोटीन था उसको तो बनाकर स्टोर करने लग गया, उसका इस्तेमाल तो शरीर का विकास करने में करने लग गया। तो यहां फैट के ब्रेकडाउन को बढ़ावा देता है। फैट का ब्रेकडाउन होने से क्या बनेगा? फैट ब्रेकडाउन होने से फैटी एसिड्स बनेंगे और फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से व्यक्ति को एनर्जी प्राप्त होने वाली है। अब एनर्जी कितनी मिलती है वो सभी जानते हैं कि एक फैट का मॉलिक्यूल अगर मेटाबोलाइज होगा तो 9 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो पता रखें कि हमारा ग्रोथ हार्मोन फैट का ब्रेकडाउन को बढ़ावा देता है जिससे फैटी एसिड्स बनते हैं और फैटी एसिड्स फर्दर मेटाबोलाइज होकर शरीर को एनर्जी प्राप्त होने वाली है। अब बात करते हैं हमारे ग्रोथ हार्मोन का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव है। तो इस बारे में समझें।
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर इसके प्रभाव की अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट का जब भी नाम आए तो एक बात और क्लियर कर लें, जब भी हम आगे एंडोक्राइन सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट का जिक्र करें तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं, हम ग्लूकोज का जिक्र कर रहे हैं कि ग्लूकोज इज ए पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यह हमारे खून के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल पर, मीन्स कार्बोहाइड्रेट के लेवल पर हमारा ग्रोथ हार्मोन क्या इन्फ्लुएंस डालता है, इस बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ याद रखना होगा, मीन्स एक शाश्वत सत्य यह है कि शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं और जो जो ग्लूकोज को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, उनमें से एकमात्र हार्मोन इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवा सकता है। बाकी कोई सा भी हार्मोन होता है वो कभी भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम नहीं करवाता है, उल्टा बढ़ावा ही देता है। मतलब जब भी हम किसी भी हार्मोन, चाहे अभी हम ग्रोथ हार्मोन पढ़ रहे हैं, आगे हम अगर T3 T4 पढ़ेंगे, कभी स्टेरॉइड पढ़ेंगे, जब भी इसका कार्बोहाइड्रेट प्रभाव की बात आए तो हमेशा याद रखना है कि इंसुलिन के अलावा जितने भी हार्मोन्स हैं वो सब के सब क्या करवाने वाले हैं, वो सब के सब हाइपरग्लाइसीमिया ही करवाने वाले हैं। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब सब के सब ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ावा देने वाले हैं। तो फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने वाला, उसे नॉर्मल की तरफ लाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऐसा एक ही हार्मोन है जिसका नाम होता है इंसुलिन, जो कि हमारी पेनक्रियाज ग्रंथि से रिलीज होता है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर समझें, हम ग्रोथ हार्मोन पढ़ रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव यह हुआ कि यह खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ावा देता है। अब ग्लूकोज के लेवल को कैसे बढ़ावा देता है? तो यह ग्लूकोज इस प्रकार बढ़ाता है कि इट डिक्रीजेज द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। इट डिक्रीजेज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। अब इस सेंटेंस का तात्पर्य समझें कि पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज से क्या तात्पर्य है। पहले इस शब्द का मतलब समझें कि यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है। तो यूटिलाइजेशन का तात्पर्य होता है इस्तेमाल होना, यूज में आ जाना, काम में आ जाना, उसे हम यूटिलाइजेशन बोलते हैं। यहां पर यूटिलाइजेशन किसका जिक्र हो रहा है? ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन का जिक्र हो रहा है। और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कहां पर? पेरिफेरल पार्ट में। पेरिफेरल और सेंट्रल ये तो सभी जानते होंगे। सेंट्रल मतलब मध्य के ऑर्गन, पेरिफेरल मतलब दूर के ऑर्गन, हमारे हाथ पैर एक्सट्रीमिटीज जो हैं, इसको हम पेरिफेरल पार्ट बोलते हैं। तो हमारा ग्रोथ हार्मोन ये करता है कि पेरिफेरल पार्ट में जाकर जो ग्लूकोज मेटाबोलाइज होने वाला होता है, यूटिलाइज इस्तेमाल होने वाला होता है, उसको कम कर देता है। अब अगर पेरिफेरल पार्ट में ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं होगा, अगर इस्तेमाल हो जाता तो उसकी मात्रा खून में कम हो जाती। लेकिन अगर ये हार्मोन जाकर उस ग्लूकोज को पेरिफेरल पार्ट में इस्तेमाल नहीं होने देगा तो फिर क्या होगा? तो फिर ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं होगा तो खून में पड़ा रहेगा, और खून में पड़ा रहेगा तो खून में ग्लूकोज की मात्रा निरंतर बढ़ती रहेगी, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। तो यहां ध्यान दें, हमारे ग्रोथ हार्मोन ने कार्बोहाइड्रेट पर यह प्रभाव डाला है कि उसने ब्लड शुगर लेवल को बढ़वाया है। और अगर यह पूछ लिया जाए कि इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे बढ़वाया है, तो इसने पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को कम करवाकर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ावा दिया है। क्लियर? तो यह था हमारा ग्रोथ हार्मोन का पहला फंक्शन। ध्यान दें, ग्रोथ हार्मोन का पहला फंक्शन होता है इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म। याद रखें, पहला फंक्शन था इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म। जैसा कि मैं शुरू में ही बता चुका हूं, आगे भी कई बार अगर एंडोक्राइन में किसी हार्मोन के फंक्शन में हम इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म लिखेंगे तो तुरंत तीन बातें क्लिक होनी चाहिए कि अगर मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट है तो तीन वस्तुओं को प्रभावित करने वाला है। पहला प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दूसरा फैट मेटाबॉलिज्म और तीसरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन, इन तीनों के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म के अलावा इसका तीसरा फंक्शन जो देखने को मिलता है वो इसका दूसरा फंक्शन, पहला इफेक्ट था मेटाबॉलिज्म पर, इसका दूसरा इंफ्लुएंस देखने को मिलता है बोन्स के ऊपर। अब ध्यान दें,
कि हड्डियों पर भी हमारे ग्रोथ हार्मोन का इन्फ्लुएंस रहता है। अब हड्डियों पर क्या प्रभाव होगा? बोन्स की लंबाई को बढ़ाना और बोन्स की स्ट्रेंथनिंग, थिकनेस को बढ़ाना, इन दोनों वस्तुओं पर हमारा ग्रोथ हार्मोन फंक्शन करता है। मींस बोन्स के अंदर जाकर यह ग्रोथ हार्मोन ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाएं और ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं दोनों के फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करता है। इन दोनों कोशिकाओं के फंक्शन को ये स्टिमुलेट करने वाला है। अब इन दोनों के स्टिमुलेशन से क्या फर्क पड़ेगा वो समझें। अब अगर ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं स्टिमुलेट होंगी, किसके प्रभाव में? हम यहां पर ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ हार्मोन अगर हड्डियों पर जाकर इन दोनों कोशिकाओं को स्टिमुलेट कर देता है तो उससे प्रभाव ये पड़ेगा कि इससे बोन्स की लेंथ भी बढ़ने वाली है और साथ ही साथ बोन की स्ट्रेंथ भी बढ़ने वाली है। लेंथ और स्ट्रेंथ से तात्पर्य यह है कि ऑस्टियोसाइट्स की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे बोन का आकार भी लंबा होता रहेगा। और ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं की खासियत यह होती है कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं हड्डियों पर कैल्शियम डिपोजिशन को बढ़ावा देती हैं। अगर कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा होगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि ये हमारी बोन की संरचना है, मीन्स ये अगर हमारी बोन की स्ट्रक्चर है और इस बोन के ऊपर अगर ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं लगातार कैल्शियम को लाकर चिपकाती रहें तो क्या उससे बोन की थिकनेस में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? और बोन की थिकनेस, मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी बोन की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। और अगर ऑस्टियोसाइट कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहे तो दिन ब दिन धीरे धीरे बोन की लंबाई में भी वृद्धि होने वाली है। तो हमारे ग्रोथ हार्मोन ने इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं को स्टिमुलेट करके हमारे बोन की लंबाई को भी बढ़ावा दिया है और हमारी बोन की स्ट्रेंथ, मजबूती को भी बढ़ावा दिया है। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। पहला था मेटाबॉलिज्म पर और दूसरा फंक्शन है इसका बोन्स के ऊपर। अब बात करते हैं तीसरे फंक्शन के बारे में। हमारा तीसरा फंक्शन होता है इफेक्ट ऑन मसल्स एंड ऑर्गन्स। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जो मसल्स हैं उनके ऊपर प्रभाव की बात करें तो उनके ऊपर भी ग्रोथ हार्मोन का प्रभाव ये होता है कि इट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तात्पर्य समझें कि हमारा ग्रोथ हार्मोन जो होता है वह मस्कुलर स्ट्रक्चर के ऊपर और इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन हो गई, हमारा लीवर, पेनक्रियास, जो भी ऑर्गन्स है उन सब के ऊपर प्रभाव डालता है। और उन सब के ऊपर शरीर का आकार बढ़ने के अनुपात में, जैसे जैसे शरीर का आकार, हड्डियों की लंबाई बढ़ेगी उस अनुपात में ऑर्गन्स की लंबाई, ऑर्गन्स का आकार भी बढ़वाना, ये भी फंक्शन हमारी ग्रोथ हार्मोन का होने वाला है। तात्पर्य यह है कि अगर हम छोटे थे तो बोन की लंबाई छोटी थी, बोन इतनी सी थी, हाथ छोटे छोटे थे, उस केस में मसल्स का आकार भी उसके अनुपात में छोटा ही था। हमने ये कह दिया कि ग्रोथ हार्मोन का सिंथेसिस अगर रिलीज बढ़ेगा तो हड्डियों की लंबाई बढ़ेगी। तो अगर हड्डियों की लंबाई इंक्रीज होगी तो क्या उससे अटैच्ड मसल्स जो हैं उनका आकार भी बढ़ेगा? तो बिल्कुल बढ़ने वाला है। और उन मसल्स का, उन ऑर्गन्स का आकार भी किसके इन्फ्लुएंस में बढ़ता है? यह भी ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर ही बढ़ने वाला है। तो यह फंक्शन हो गया हमारा ग्रोथ हार्मोन का कि यह मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स की ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। क्लियर? तो ये हमारे 3 महत्वपूर्ण फंक्शन थे ग्रोथ हार्मोन के। पहला फंक्शन मेटाबॉलिज्म पर, दूसरा फंक्शन बोन्स के ऊपर और तीसरा फंक्शन मसल्स एंड ऑर्गन्स के ऊपर। क्लियर? अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीज। आगे बढ़ते हैं। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीज। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो समझें। हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे दैनिक जीवन में या हमारे शरीर में ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां रहती हैं जिस दौरान कभी तो ऐसा होता है कि ग्रोथ हार्मोन का रिलीज जो है
थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और कभी ये देखने को मिलता है कि ग्रोथ हार्मोन का रिलीज थोड़ा कम हो जाता है। अब ग्रोथ हार्मोन थोड़ा अधिक कब बनाएं, थोड़ा कम कब बनाएं, ये हमारे शरीर की कुछ परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, कुछ कारकों पर डिपेंड करता है। उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनेगा, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके दौरान ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा। क्लियर? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीज के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं जिस दौरान बॉडी थोड़ा स्लाइटली अधिक मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बनाती है, और साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जिस दौरान हमारा शरीर जो है थोड़ा कम मात्रा में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। पहले हम बात करते हैं इंक्रीज्ड ग्रोथ हार्मोन रिलीज के बारे में। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज्ड पहला तो हो सकता है इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप के दौरान। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसके बारे में हमें याद रखना है। यहाँ कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि सर इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप में ही अधिक क्यों है, बाकी पूरे दिन के समय में अधिक क्यों नहीं है। तो यह एक प्राकृतिक घटना है। ये देखी गई है कि जब व्यक्ति रात में नींद में होता है, शुरुआती फेज ऑफ नींद मतलब 12-1-2 बजे के आसपास की बात करें, तो इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप जो होता है उस दौरान ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन पूरे दिन की तुलना में स्लाइटली अधिक होता है। यह प्राकृतिक घटना है, इस बारे में याद रखें। और पूरे दिन में अगर बात करें तो पूरे दिन में लेट स्टेज ऑफ स्लीप के दौरान, लेट स्टेज ऑफ स्लीप के दौरान थोड़ा स्लाइटली कम मात्रा में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होने वाला है। इन दोनों के बारे में कोई लॉजिक नहीं लगाना है। जो हमने फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखा गया है, अब तक की स्टडी में पाया गया है कि सुबह अधिक बनता है कि दिन में अधिक बनता है, या कब ग्रोथ हार्मोन का लेवल थोड़ा अधिक बनता है, तो हमें ये तथ्य देखने को मिले हैं कि जब व्यक्ति इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप में होता है तब ओवरऑल पूरे दिन के सिक्रीशन की बात करें तो तब थोड़ा ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन होता है, और पूरे दिन का कंपैरिजन करें तो लेट स्टेज ऑफ स्लीप जो होता है सुबह की 5 बजे 6 बजे के आसपास सबसे कम मात्रा में ग्रोथ हार्मोन का रिलीज देखा गया है। तो पहली सिचुएशन तो याद रखें, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा कब बनेगा, जब इनिशियल स्टेज में है। ग्रोथ हार्मोन कम कब बनेगा, जब लेट स्टेज ऑफ स्लीप के अंतर्गत होने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट समझें उससे पहले याद रखें, ये एग्जाम में सवाल आ चुका है ESIC के अंदर कि इन विच टाइम ऑफ द डे द ग्रोथ हार्मोन इज मैक्सिमम अमाउंट इज रिलीज्ड। ग्रोथ हार्मोन का सर्वाधिक अमाउंट जो है वह दिन में कौन से समय में रिलीज होता है, तो आंसर होना चाहिए इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप। अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन दूसरा कब ज्यादा बनेगा। ऐसी दूसरी परिस्थिति होती है इन द कंडीशन ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हम किसी कारणवश हाइपोग्लाइसीमिया की अवस्था में हैं तो हमारा शरीर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। अब इस तथ्य को समझने के लिए ये बात आपको समझनी होगी कि हमारा शरीर जो होता है वो हमेशा कुछ न कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, कुछ न कुछ बचाव कार्य हमेशा करता है। अब बचाव कार्य से क्या मतलब है वो समझें। मान लिया जाए अगर हमारे शरीर में फूड इनटेक कम होने की वजह से या किसी भी कारणवश हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। अब अगर आपके खून में ग्लूकोज का लेवल कम है, मतलब अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, तो आपका शरीर क्या चाहेगा, ऐसे हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़वाएं जो ग्लूकोज और कम करवा दें, या फिर ऐसे हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़वाएं जो ग्लूकोज को बढ़ा देते हों। तो आपका सीधा सा आंसर यही होगा कि सर अगर किसी कारणवश हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो हमारी बॉडी तो यही चाहेगी कि ऐसे हार्मोन्स को लाया जाए जो खून में शुगर का लेवल बढ़वाते हों। तो हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़वाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। हम अभी फंक्शंस के अंतर्गत ही पढ़ चुके हैं, जैसा कि हम फंक्शंस में पढ़े थे। हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट पर इन्फ्लुएंस हमने पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन जब भी ग्लूकोज पर एक्शन करता है तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़वा देता है। हमारी यहाँ की परिस्थिति को समझें, हमारी
यहाँ की परिस्थिति ये है कि मरीज के खून में ग्लूकोज का लेवल कम है। अगर मरीज के खून में ग्लूकोज का लेवल कम है, हमारा शरीर तुरंत ये करता है कि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बना देता है। ये ग्रोथ हार्मोन आकर क्या करेगा, यह खून में वापस ग्लूकोज के लेवल को बढ़ावा देगा, जिससे ग्लूकोज नॉर्मल रेंज की तरफ आ सकता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट समझें। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि व्हेन ए पर्सन इज इन द फास्टिंग कंडीशन और इन द कंडीशन ऑफ द स्टारवेशन। अगर कोई व्यक्ति फास्टिंग या स्टारवेशन वाली अवस्था में है, तब भी ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फास्टिंग या स्टारवेशन से मतलब समझे, फास्टिंग मतलब किसी व्यक्ति ने व्रत रखा हुआ है, वह खाना नहीं खा रहा है पिछले 8-10 घंटे से, या फिर स्टारवेशन मतलब अनशन पे बैठ गया है कि 5 दिन से खाना ही नहीं खा रहा है। ऐसी स्थिति में फास्टिंग या स्टारवेशन की स्थिति में एक सिंपल सा सवाल है कि अगर हम फास्टिंग करते हैं या फिर हम अनशन पर बैठ जाएं, स्टारवेशन की स्थिति में हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे खून में ग्लूकोज ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो सभी जानते हैं खून में ग्लूकोज तभी आएगा जब हम खाना खाएंगे। अगर हम फास्टिंग में हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, स्टारवेशन की स्थिति में हैं, तो सिंपल सी बात है कि खून में ग्लूकोज का लेवल कम होगा। जब भी खून में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो शरीर डिफेंस के तौर पर यह चाहता है कि वह स्लाइटली मात्रा में इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन को बढ़ावा देता है। ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बनेगा तो यह होने वाला है कि यह ग्रोथ हार्मोन आकर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा और वापस व्यक्ति की स्थिति को नॉर्मल बनाने में सहायक होगा। क्लियर। तो ये 3 तथ्य याद रखने हैं। एक तो इनिशियल स्टेज ऑफ स्लिप में ग्रोथ हार्मोन थोड़ा अधिक बनता है। दूसरा, अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में हैं तो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। और तीसरा, अगर आप फास्टिंग या स्टारवेशन की स्थिति में है तब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। अब बाद में कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है कि सर अगर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है फिर तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना चाहिए, तो फिर हमने हाइपोग्लाइसीमिया क्यों लिखा है? तो उसके लिए एक सेंटेंस समझ लें। यहां पर जो हमने पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से दिखाई देने वाले प्रभाव नहीं लिखे हैं। हमने ये लिखा है कि अगर शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम है या ऐसी परिस्थितियां हैं तो इन परिस्थितियों ने ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़वाया है। क्लियर। अब रिजल्ट क्या होगा वो तो हम इसके फंक्शन में पढ़ ही चुके हैं कि रिजल्ट तो यही होता है कि ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ता है तो शुगर का लेवल बढ़ता है। तो हमने यहां पर उन परिस्थितियों का जिक्र किया है, हमने ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव का जिक्र नहीं किया है। प्रभाव का जिक्र तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये जो हमने बाकी अलग अलग पॉइंट्स पढ़े हैं, ध्यान दें, ग्रोथ हार्मोन का इन्फ्लुएंस, प्रभाव क्या पड़ता है वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रभाव ये पड़ता है कि ग्लूकोज बढ़ता है। तो यहां हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो फिर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन की दर कैसी होगी, तो ये हमने फैक्टर्स पढ़े हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन कम बनने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, कि किन परिस्थितियों में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है। पहला तो हमने लिख दिया था कि लेट स्टेज ऑफ स्लिप के दौरान प्रोडक्शन कम होता है। दूसरा होता है इन द कंडीशन ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया। अब ध्यान दें कि अगर किसी कारणवश हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन अपने आप थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर भी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जरूर दिखाएगी, यहां पर भी कंपनसेशन प्रक्रिया जरूर दिखाई देगी। कैसा कंपनसेशन समझें। मान लेते हैं कि आप किसी भंडारे में गए हुए हैं, वहां पर बढ़िया चूरमा बाटी आपने खा लिया है और ऐसी स्थिति में चूरमा खाने की वजह से तुरंत आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। शुगर लेवल जो हमारा 100 के आसपास होना चाहिए था अभी पहुंच चुका है 250 के आसपास। क्लियर। अब अगर शुगर लेवल 250 पहुंच गया है तो आपका शरीर क्या चाहता है, और शुगर बढ़ाने वाले हार्मोन रिलीज किए जाएं या शुगर कम करने वाले हार्मोन रिलीज किए जाएं? तो आपका सिंपल आंसर यही होगा कि सर अगर किसी कारणवश शुगर नॉर्मल से ज़्यादा पहुंच गई है तो हमारा शरीर तो यही चाहेगा कि हम शुगर के बढ़ाने वाले जो हार्मोन हैं उन्हें कम कर दें।
ताकि जो शुगर 100 की बजाय 250 पहुंच गई थी अब वो 300 350 ना पहुंच जाए। इसके लिए हम चाहते हैं कि शुगर बढ़ाने वाले हार्मोन को कम कर दिया जाए। अब बात करते हैं कि हमारा शुगर लेवल पहुंच चुका था 250 mg/dl तक। क्या ऐसी स्थिति में हम ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहेंगे? अब इतना आंसर दें कि अगर और बढ़ा दिया तो क्या नुकसान है, और अगर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो ग्रोथ हार्मोन आकर और ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़वा सकता है, जो कि हमारा शरीर नहीं चाहता है। तो फिर क्या करेगा शरीर? अगर शुगर लेवल 250 है तो हमारा शरीर चाहेगा कि अब और ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ना हो, थोड़ा ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाए, जिससे 250 से और ज्यादा वृद्धि शुगर के लेवल में ना देखने को मिले। तो हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति में हमारा ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तीसरा कारण होता है इंक्रीज्ड फैटी एसिड लेवल इन द ब्लड। अब ध्यान दें, इंक्रीज्ड फैटी एसिड लेवल इन द ब्लड जो है यह भी ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर सकता है। अब इसके लिए हमें एक पिछले उसके फंक्शन वाले तथ्य पर जाना होगा। इसका फंक्शन समझें। हमारे ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत फैट मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव क्या था कि जितना ग्रोथ हार्मोन आता है वह आकर फैट के ब्रेकडाउन को बढ़ावा देता है, और जितना फैट का ब्रेकडाउन होता है उतना फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ती है। अब बात करते हैं कि सीधे शब्दों में अगर एक सवाल पूछ लिया जाए कि ग्रोथ हार्मोन ब्लड में फैटी एसिड लेवल को बढ़वाता है या कम करवाता है, तो आंसर क्या होना चाहिए कि अगर ग्रोथ हार्मोन आता है तो वह फैट का ब्रेकडाउन करता है। अगर वह फैट का ब्रेकडाउन करता है तो फैटी एसिड की मात्रा बढ़ाता ही होगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर किसी कारणवश हमारे सर्कुलेशन में यह देखने को मिलता है कि फैटी एसिड्स की मात्रा किसी कारणवश बढ़ गई है, तो तब हमारा शरीर क्या चाहेगा? क्या हमारा बॉडी अब और फैटी एसिड्स की मात्रा को बढ़ाना चाहेगा या नहीं चाहेगा? तो आपका सीधा आंसर ये होगा कि सर अगर किसी कारणवश फैटी एसिड बढ़ गया है तो शरीर यही चाहता है कि और फैटी एसिड्स ना बढ़े, तो फिर फैटी एसिड्स को और बढ़ाने वाला हार्मोन जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं उसके प्रोडक्शन को हमारा शरीर कम कर देगा। तो इसलिए जब फैटी एसिड ज्यादा हैं तो शरीर ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को स्लाइटली कम कर देता है, जिससे और ज्यादा फैटी एसिड्स की मात्रा में इजाफा ना हो। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीज। फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब कौन कौन सी परिस्थितियां ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को स्लाइटली बढ़वा सकती हैं और कौन कौन सी परिस्थितियां ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को स्लाइटली कम करवा सकती हैं। इन दोनों तथ्यों के बारे में हमने जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर पोर्शन के बारे में कि हमारा अगर ग्रोथ हार्मोन के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज हो जाएं तो फिर हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ये साथ के साथ हम मेडिकल सर्जिकल पोर्शन भी डिस्कस करने वाले हैं। अब तक क्या पढ़ लिया वो समझें। अब तक हमने एनाटॉमिकल एस्पेक्ट पढ़ लिया जिसमें हमने पूरी ग्रंथि की संरचना पढ़ी थी। देन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत हमने सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन की फिजियोलॉजी पढ़ी कि ग्रोथ हार्मोन कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन से एक्शंस के माध्यम से बॉडी की ग्रोथ बढ़वाता है और कौन कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं। तो हम एक एक हार्मोन जैसे जैसे फिजियोलॉजी पढ़ते जाएंगे, उनके फंक्शन समझते जाएंगे, वैसे हम उससे संबंधित बीमारियां भी समझने वाले हैं। अब बीमारियां बहुत सिंपल वे में हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में पूरे में हर हार्मोन से संबंधित दो ही बीमारियां होती हैं। अब दो कौन सी हो सकती हैं? दो बीमारियां ये हैं कि या तो किसी व्यक्ति में एबनॉर्मल तरीके से हार्मोन का लेवल नॉर्मल से अधिक हो सकता है, या फिर दूसरी संभावना यह है कि किसी व्यक्ति में एबनॉर्मल तरीके से हार्मोन का लेवल नॉर्मल से कम हो सकता है। मीन्स पूरे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में दो प्रकार की बीमारियां हैं। पहली बीमारी होती है हाइपर सिक्रीशन, मीन्स ज्यादा सिक्रीट हो जाना, और दूसरी बीमारी होने वाली है हाइपोसिक्रीशन।
यह तथ्य जो है हाइपो और हाइपर वाला, ये हर टॉपिक में लागू होगा, चाहे हम थायराइड के हार्मोन पढ़ेंगे, चाहे एड्रिनल के हार्मोन पढ़ेंगे, सब के अंदर ये तथ्य देखने को मिलेगा कि बीमारी अगर हो जाए तो ये हो सकता है कि या तो बीमारी की वजह से हार्मोन नॉर्मल की तुलना में बहुत एक्सेसिव बनने लग जाए, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि हार्मोन बीमारी की वजह से नॉर्मल की तुलना में थोड़ा कम मात्रा में बनने लग जाए। तो एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। क्लियर, बीमारियां दोनों हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी बीमारी जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के शरीर में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वह नॉर्मल की तुलना में बहुत ज्यादा होने लगता है, तो उसे हम हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे कि ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी या ऐसी क्या बीमारी हुई होगी जिस वजह से हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो यहां हम डिस्कस करते हैं ईटियोलॉजी के बारे में कि किसी व्यक्ति में हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ने की क्या वजह होने वाली है। ईटियोलॉजी सभी मतलब जानते हैं, कारण हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। बीमारी क्या है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इस बीमारी के कारण क्या हैं? तो कारण महत्वपूर्ण तौर पर एक ही होता है, दैट इज द एडिनोमा इन, कारण एक होता है और कारण यह है एडिनोमा इन एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। अब इस सेंटेंस का मतलब समझें। हमने ये लिखा है कि किसी व्यक्ति में एक्सेसिव मात्रा में हार्मोन बनने के पीछे एक कारण हमने लिखा है कि उसमें एडिनोमा इन द एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस हुआ है। अब इस शब्द का मतलब समझें कि एडिनोमा मतलब क्या होता है। यहां एडिनोमा शब्द का तात्पर्य होता है हार्मोन सिक्रीटिंग सेल का ट्यूमर। हमने एडिनो शब्द पहले ही पढ़ा था। एडिनो, जब हम एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ रहे थे तब हमने एडिनो शब्द डिस्कस किया था, और एडिनो शब्द का मतलब होता है हार्मोन सिक्रीटिंग सेल। और यहां पर हमने एक एडिशनली शब्द लगाया है, दैट इज ओमा। क्लियर, तो यहां पर ओमा प्रत्यय का मतलब समझें। ओमा शब्द जहां पर भी लगता है उसका मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ। क्लियर, यहां एक एक तथ्य को क्लियर करें। छोटे छोटे इन शब्दों पर भी एग्जाम में सवाल बनता है। अगर आप ESIC 2016 का पेपर देखें तो इसमें एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओमा। जो हम किसी शब्द के पीछे ओमा प्रत्यय लगाते हैं उस शब्द का मतलब क्या होता है, यह भी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ओमा शब्द का मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ। मतलब किसी ऑर्गन में या किसी टिश्यूज के अंदर जब ग्रोथ जो है वह ज्यादा होने लगती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है, तो उसके लिए हम ओमा शब्द इस्तेमाल करते हैं। ओमा शब्द आपने कई जगह सुना होगा, सार्कोमा, ग्लायोमा, ऐसे जहां पर भी ट्यूमर बनता है, जहां पर भी एक्सेसिव ग्रोथ होती है, उसके लिए हम ओमा शब्द इस्तेमाल करते हैं। और यहां एडिनो शब्द का मतलब होता है हार्मोन सिक्रीटिंग सेल। तो फिर हम पूरे एडिनोमा शब्द का तात्पर्य समझते हैं, और पूरे एडिनोमा शब्द का तात्पर्य यह है कि जब हार्मोन सिक्रीटिंग सेल के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाए तो उसे हम एडिनोमा के नाम से जानते हैं। अब एक्सेसिव ग्रोथ से मतलब समझें, मान लेते हैं कि पहले पिट्यूटरी के अंदर ऐसे कुछ 10-50 कोशिकाएं थी। अब उसके अंदर यह हुआ कि उसके अंदर एडिनोमा हो गया, मीन्स ट्यूमर बन गया, मीन्स एक्सेसिव ग्रोथ हो गई। तो एक्सेसिव ग्रोथ होने पर क्या कोशिकाओं की संख्या उतनी ही रहेगी या बहुत ज्यादा हो जाएगी? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि सर अगर एडिनोमा हो जाए तो संख्या बढ़ जाएगी। अगर पहले कोशिकाओं की संख्या 100 थी तो फिर आवश्यकतानुसार हार्मोन का निर्माण हो रहा था, अब कोशिकाओं की संख्या 200 हो गई है, तो क्या ऐसी स्थिति में हार्मोन का प्रोडक्शन नॉर्मल की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, हार्मोन का प्रोडक्शन नॉर्मल की तुलना में बढ़ जाएगा। क्लियर, और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा ट्यूमर के बनने की वजह से हुआ है, और ट्यूमर का नाम हमने रखा है एडिनोमा। एडिनोमा इसलिए रखा है क्योंकि जो ट्यूमर हुआ है वो किसके अंदर हुआ है? वो हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स के अंदर हुआ है। और ऐसा कौन से ऑर्गन में हो सकता है?
ऐसा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर हाइपोथैलेमस में एडिनोमा होगा तब ग्रोथ हार्मोन कैसे बढ़ सकता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी में होगा तब भी कैसे बढ़ सकता है, दोनों बातों को समझें। अगर एडिनोमा हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर होता है तो हाइपोथैलेमस अत्यधिक मात्रा में GHRH का निर्माण करेगा। अब अगर हाइपोथैलेमस अत्यधिक मात्रा में GHRH का निर्माण करेगा तो ये सारा का सारा GHRH जो है वो किसके पास पहुंचेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचेगा और उसे अत्यधिक स्टिमुलेट करके एक्सेसिव मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बनवा देगा। जबकि अगर मैं कहूं कि एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर एडिनोमा बन जाए तो क्या होगा, तो वह एडिनोमा भी लगातार एक्सेसिव मात्रा में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि एडिनोमा शब्द का तात्पर्य यह निकलता है कि हार्मोन बनाने वाली कोशिकाओं में ट्यूमर हो जाना, उनके अंदर एक्सेसिव ग्रोथ हो जाना। क्लियर? तो उम्मीद है सभी को इटियोलॉजी वाला एस्पेक्ट समझ में आ गया होगा, और इसका इटियोलॉजी होता है एडिनोमा इन द एंटीरियर पिट्यूटरी और द हाइपोथैलेमस। क्लियर? सिंपल मतलब यह है कि पिट्यूटरी की साइज पहले इतनी थी तो हार्मोन नॉर्मल मात्रा में बन रहे थे, अब उसकी ट्यूमर की वजह से साइज इतनी हो चुकी है तो हार्मोन दुगने बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, और यह एक बीमारी का रूप है जिसे हम हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर्स मतलब अगर किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, हाइपर सिक्रेशन है, तो क्या लक्षण, क्या बीमारियां देखने को मिलती हैं, तो यहां पर 2 टाइप्स ऑफ कंडीशन हमें देखने को मिलने वाली है। कितनी तरह की कंडीशन दिखाई देंगी? 2 तरह की कंडीशन दिखाई देती हैं। कौन कौन सी वो समझें। पहली तो होती है जाइजेंटिज्म। नाम पर क्लियर करें, पहला लिखा है जाइजेंटिज्म, और दूसरी कंडीशन होती है दैट इज एक्रोमेगैली। अब ध्यान दें, पहली कंडीशन होती है जाइजेंटिज्म और दूसरी कंडीशन होती है एक्रोमेगैली। दोनों में अंतर क्या है समझें। अगर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन एक्सेसिव मात्रा में इन द चिल्ड्रंस देखने को मिलता है, इन चाइल्ड एज ग्रुप देखने को मिलता है, तो यह जाइजेंटिज्म कहलाता है। और अगर यही एक्सेसिव मात्रा में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन एडल्ट में देखने को मिलता है तो उसे हम एक्रोमेगैली बोलते हैं। अब यहां पर इस बात से अगर मामला क्लियर नहीं हुआ है तो हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आप सभी लोग इतना तो जरूर जानते होंगे कि हमारी हड्डियों की लंबाई जो है, शरीर की लंबाई जो है, वह पूरे जीवन भर नहीं बढ़ती है। मीन्स अगर हम 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, तब तक हमारी लंबाई लगातार वृद्धि नहीं होती है। लंबाई में वृद्धि एक निश्चित उम्र तक ही देखने को मिलती है। सभी ये जानते हैं कि लंबाई में वृद्धि जो है वह लगभग 18 से 20 साल तक लंबाई बढ़ती है, उसके बाद में हमारी लेंथ में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग 20 साल की उम्र तक हमारी हड्डियों के एपिफाइजियल एंड जो हैं वो फ्यूज होने लगते हैं, वो बंद होने लगते हैं। मीन्स जो बढ़ने वाला हिस्सा था वो धीरे धीरे बंद होने लगता है, तो फिर लंबाई में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। मीन्स लंबाई बढ़नी है अगर तो 20 साल तक बढ़ेगी। क्लियर? अब बात करते हैं, 2 मरीजों का एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, उसके आधार पर हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल तो यह है, एक पेशेंट है 12 साल का और दूसरा पेशेंट है 25 साल का। 2 व्यक्ति हैं, एक है 12 साल की उम्र वाला, एक है 25 साल की उम्र वाला। 12 साल वाली उम्र वाले व्यक्ति के अंदर, उसके पिट्यूटरी के अंदर एडिनोमा हो गया, और दूसरा 25 साल का जो मरीज था उसके पिट्यूटरी में भी एडिनोमा हो गया। ध्यान दें, एक एक करके चीजों को क्लियर करें। एक 12 साल का मरीज था, एक 25 साल का था। दोनों की सीटी स्कैन करवा के देखा तो दोनों के पिट्यूटरी में यह प्राप्त हुआ कि इस 12 साल वाले के पिट्यूटरी में भी एडिनोमा है और इस 25 साल वाले के पिट्यूटरी में भी एडिनोमा है। अब बात करते हैं कि अगर एडिनोमा है तो क्या ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा? तो सिंपल सा आंसर होगा कि सर अगर कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है तो ऑटोमेटिक बात है कि हार्मोन का प्रोडक्शन अधिक होने वाला है। अगर वहीं मैं कहूं कि इस 25 साल वाले में भी ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा
तो बिल्कुल होने वाला है। यहां इस बात से कंफ्यूज ना हो कि लंबाई अगर 20 साल तक ही बढ़ती है तो क्या शरीर में ग्रोथ हार्मोन का रिलीज भी 20 साल तक ही होता होगा? ऐसा नहीं है। शरीर में ग्रोथ हार्मोन का रिलीज जीवन भर चलता रहता है। लंबाई भले नहीं बढ़ती है लेकिन अन्य काम जो है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाला जो फंक्शन है वह जीवन भर चलता रहता है। तो ग्रोथ हार्मोन जीवन भर शरीर में बनता है। तो इसका मतलब अगर 12 साल वाले के पिट्यूटरी में ट्यूमर है तब भी एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन बनेगा, 25 साल वाले के पिट्यूटरी में ट्यूमर है तब भी एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन बनेगा। अब दोनों में अंतर समझते हैं। अब 12 साल का व्यक्ति है, क्या उसके एपिफाइजियल एंड, उसकी हड्डियों में जो लंबाई बढ़ाने वाला हिस्सा है वो अभी भी खुला हुआ है या बंद हो गया है? तो आप ये तो हम समझ ही चुके हैं कि वो एंड बंद कब होने वाला है। वो बंद तो होने वाला है 18 से 20 साल पर। मरीज कितने साल का है? 12 साल का। क्या इसमें लंबाई बढ़ पाना अभी संभव है? तो आपका सीधा आंसर होगा कि सर बिल्कुल लंबाई बढ़ सकती है क्योंकि मरीज अभी 12 साल का है। क्लियर? अब बात करते हैं कि इसमें जो ग्रोथ हार्मोन की मात्रा है, इसमें जो ग्रोथ हार्मोन की मात्रा है वह नॉर्मल की तुलना में ज्यादा है। तो फिर अब इस 12 साल वाले में अगले 6 साल 8 साल तक जो लंबाई में वृद्धि होगी वह नॉर्मल दर से ही होगी या बहुत ज़्यादा होगी? तो आंसर ये रहेगा कि सर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो अगले आने वाले 6 से 8 साल में उसकी लंबाई में परिवर्तन बहुत तेज़ी से होने वाला है। उसका शरीर का आकार जो है लगभग 7 फीट के आसपास या 7 फीट से अधिक भी पहुंच सकता है। ऐसा तो देखने को मिलता है हमें इस 12 साल के व्यक्ति के अंदर। क्लियर? अब 12 साल वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया हो तो हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा मरीज है 25 साल का। क्लियर? 25 साल मतलब मान लेते हैं आपकी उम्र का 25 साल का एक व्यक्ति है, उसके ब्रेन में भी एडिनोमा हो गया है, उसके पिट्यूटरी में भी एडिनोमा हो गया है और ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। अब अगर इस 25 साल के व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन मान लेते हैं नॉर्मली 10 mg बनना चाहिए था और अभी इसमें ट्यूमर की वजह से 25 mg बन रहा है। बनना कितना था? 10 mg। बन कितना रहा है? 25 mg बन रहा है। क्या ऐसी स्थिति में अब इस 25 साल वाले व्यक्ति की लंबाई भी और ज्यादा बढ़ने लगेगी या नहीं बढ़ेगी? तो अब आपका आंसर होना चाहिए कि सर अगर मरीज 25 साल की उम्र का है और अब जाकर अगर उसे ट्यूमर हुआ है, हार्मोन बहुत ज्यादा है, तो हार्मोन कितना भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, 10 की बजाय 25 या 50 भी क्यों ना हो जाए, लेकिन इसकी लंबाई में अब परिवर्तन आ पाना संभव नहीं है। इसकी लंबाई में परिवर्तन आ पाना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यह 20 साल की उम्र को पार कर चुका है और 20 साल पर जाकर एपिफाइजियल एंड बंद हो चुके हैं। अब हड्डी की लंबाई बढ़ पाना संभव नहीं है चाहे कितना भी ग्रोथ हार्मोन उसे प्रोवाइड करवाया जाए। तो ऐसी स्थिति में इस 25 साल वाले व्यक्ति की लंबाई में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, जबकि 12 साल वाले मरीज की लंबाई अगले आने वाले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं कि इन दोनों बीमारियों का नाम क्या लिखा गया है। ये जो 12 साल वाला व्यक्ति है, ये जो 12 साल वाला व्यक्ति है, ये तो एग्जाम्पल है जाइजेंटिज्म का, और ये जो 25 साल वाला मरीज है ये एग्जाम्पल है एक्रोमेगेली का। मतलब अगर चाइल्ड एज ग्रुप में, मतलब 18 साल से कम वाले व्यक्तियों के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव होता है तो उनके शरीर का आकार बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, लंबाई 7 फीट या उससे भी अधिक होने लगती है। उसे हम जाइजेंटिज्म बोलते हैं। जाइजेंटिज्म का शाब्दिक अर्थ ही होता है दानवाकार हो जाना, मीन्स दानव के आकार का, राक्षस के आकार का बहुत ज्यादा शरीर का आकार बढ़ जाना, उसे हम जाइजेंटिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? ऐसा केवल किस में होगा? चाइल्ड में होगा। सिंपल तथ्य हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर हमारे अंदर अभी पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो जाए और एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन बने तो क्या अब और लंबाई बढ़ पाना संभव है या नहीं है? तो और लंबाई बढ़ पाना संभव नहीं है क्योंकि हड्डियों के एपिफाइजियल एंड बंद हो चुके हैं, जो फैलने वाली जगह थी वो बंद हो चुकी है। अब हार्मोन कितना भी बढ़ जाए उस एडल्ट एज ग्रुप वाले व्यक्ति के अंदर
अब लंबाई में वृद्धि संभव नहीं है और इस कंडीशन को हम एक्रोमेगेली के नाम से जानते हैं। अगर हमारे अंदर बीमारी होती है तो एक्रोमेगेली कहलाएगा, बच्चों में अगर बीमारी होती है तो जाइजेंटिज्म कहलाएगा। बीमारी क्या है? बीमारी दोनों में सेम है, इसमें भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है और इसके अंदर भी ग्रोथ हार्मोन ही बढ़ रहा है, लेकिन उम्र अलग अलग है, इस वजह से प्रभाव भी अलग अलग देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो जाइजेंटिज्म की डेफिनेशन कहें, व्हेन द ग्रोथ हार्मोन बिकम्स इंक्रीज्ड इन द चाइल्ड दैट इज नोन एज जाइजेंटिज्म, एंड व्हेन द ग्रोथ हार्मोन बिकम्स इंक्रीज्ड इन द एडल्ट इट इज नोन एज द एक्रोमेगेली। अब दोनों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जाइजेंटिज्म में क्या क्या होता है और एक्रोमेगेली वाले में क्या क्या लक्षण देखने को मिलने वाले हैं। उम्मीद है सभी को बेसिक अंतर तो समझ में आ गया होगा जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगेली के अंतर्गत। तो जाइजेंटिज्म के लक्षण पढ़ते हैं, जैसा कि हम शुरू में लिख चुके हैं। जाइजेंटिज्म किसके अंतर्गत होगा? चाइल्ड एज ग्रुप में होगा। अब बात करते हैं इसके असेसमेंट फाइंडिंग्स के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में। लक्षणों की बात करें, सबसे पहला लक्षण ये होगा कि पेशेंट की जो लंबाई है वह 7 से 8 फीट तक देखने को मिल सकती है। लंबाई 7 से 8 फीट मतलब जाइजेंटिज्म, जैसा कि शुरू में ही कहा है, शरीर का आकार दानवाकार रहने वाला है, लंबाई 7 से 8 फीट तक देखने को मिल सकती है। दूसरा लक्षण ये दिखाई देगा कि पेशेंट के अंदर हमें हाइपरग्लाइसीमिया दिखाई देगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया का रीजन तो सभी जानते ही होंगे। अब इसका रीजन समझने के लिए एक एंडोक्राइन से संबंधित तथ्य याद रखें। अगर आपको एंडोक्राइन सिस्टम की कोई सी भी बीमारी समझनी है तो इसके लिए आपको उस हार्मोन से संबंधित जो फंक्शन है कि हार्मोन नॉर्मल स्थिति में रहने पर क्या फंक्शन दिखाता है, यह पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप जानते हैं कि हार्मोन नॉर्मली होता है तो क्या काम करता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो फंक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब याद करें कि ग्रोथ हार्मोन का ग्लूकोज के लेवल पर क्या प्रभाव था, तो आपका आंसर यही होगा कि सर ग्रोथ हार्मोन जो था वह ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ावा दे रहा था, मींस ब्लड में शुगर लेवल बढ़वा रहा था, हाइपरग्लाइसीमिया करवा रहा था। तो हमारे मरीज में अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है तो क्या इसका शुगर लेवल प्रभावित होगा? तो बिल्कुल होने वाला है। तो इसका शुगर लेवल कैसा हो गया? इसके अंतर्गत इस मरीज में हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। अब अगला सिम्टम इसी पर डिपेंडेंट है कि अगर खून में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है तो क्या यह शुगर यूरिन के अंदर भी निकलेगी? तो जरूर निकलने वाली है, जिसे हम ग्लाइकोशूरिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि एक निश्चित रेंज में अगर ग्लूकोज रहता है तो हमारी किडनी उस ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करके खून में ले आती है, लेकिन अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाए, 180 mg पर DL से ऊपर ग्लूकोज का लेवल पहुंच जाए, तो हमारी किडनी अब उसे रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और वो धीरे धीरे यूरिन के अंदर ग्लूकोज बाहर जाने लगता है। और यूरिन के अंदर ग्लूकोज का जाना क्या कहलाता है? उसे हम ग्लाइकोशूरिया के नाम से जानते हैं। अगले सिम्टम पर आते हैं। अगला सिम्टम देखने को मिलता है कि पेशेंट को हेडेक होने वाला है और साथ ही साथ में विजुअल डिस्टरबेंस भी होने वाला है। अब ध्यान दें, एक एक सिम्टम जो हमने लिखा है उन सब का हमने रेशनल समझा है, उसका रीजन समझा है कि इसकी लंबाई क्यों बढ़ी, क्योंकि हार्मोन अधिक था जिससे हड्डियों का आकार बढ़ने लग गया। शुगर ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का काम ही यही है कि यह खून में शुगर का लेवल बढ़वाता है। तो हार्मोन बहुत ज्यादा है तो शुगर का लेवल भी बहुत ज्यादा होने वाला है। देन हमने पढ़ा कि ग्लूकोज का लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो यह यूरिन के अंदर एलिमिनेट होने वाला है, जिससे ग्लाइकोशूरिया जैसी समस्या होती है। और अगला हमने लिखा है कि पेशेंट के अंदर हेडेक होगा और विजुअल डिस्टरबेंस भी होने वाला है। अब ध्यान दें कि पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा है तो उसका सिर दर्द से या दिखाई देने में समस्या आने से क्या रिलेशन है? ऐसा क्या हो गया कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ने की वजह से इस पेशेंट में सिर दर्द हो गया या दिखाई देने में प्रॉब्लम हो गई? तो यहां इस तथ्य को समझें, इसके रेशनल को समझना होगा कि जो हम पिट्यूटरी ग्रंथि की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इस पिट्यूटरी ग्रंथि के
नजदीक ही हमारा एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक काइज़्मा। क्या बोलने वाले हैं? इसे हम ऑप्टिक काइज़्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्टिक काइज़्मा का मतलब समझें कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वह दोनों आंखों से आती हुई आगे पिट्यूटरी के नज़दीक में जाकर ऐसे क्रॉस करती है, और जो ऑप्टिक नर्व का क्रॉसिंग होता है उसे हम ऑप्टिक काइज़्मा के नाम से जानते हैं। अब ये ऑप्टिक काइज़्मा जो होता है वह पिट्यूटरी के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। अब बिल्कुल नज़दीक पड़ेगा, ऑप्टिक काइज़्मा में क्या है? दो ऑप्टिक नर्व हैं। अब हमने शुरुआत में जाते हैं, हमने जो इटियोलॉजी पढ़ा था कि ये जो हार्मोन बढ़ा है इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह हमने लिखी थी कि पिट्यूटरी में ट्यूमर हो गया है, पिट्यूटरी की साइज बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या लगातार पिट्यूटरी की साइज में वृद्धि होती रहेगी तो क्या इससे ऑप्टिक नर्व के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो सिंपल सा आंसर है, अगर ऑप्टिक नर्व पास से गुजर रही थी तो फिर अगर पिट्यूटरी ग्रंथि में ग्रोथ ज्यादा होगी, अगर पिट्यूटरी में ट्यूमर होगा तो यह ऑप्टिक नर्व को जरूर कंप्रेस करने वाला है, और अगर ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होगी तो हमें दिखाई देने में समस्या जरूर आने वाली है। तो यहाँ और कोई रीजन नहीं लगाना है कि सर शुगर ज़्यादा है इसलिए नहीं दिख रहा है, या फिर लंबाई ज़्यादा इसलिए नहीं दिख रहा है, ऐसा रीज़न नहीं है। यहाँ पर दिखाई देने में समस्या की वजह यह है कि जब पिट्यूटरी ग्रंथि में ट्यूमर होता है, जब साइज बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो यह पास से गुजरने वाली ऑप्टिक नर्व के ऊपर दबाव डालता है, जिससे दिखाई देने में समस्या होती है। अब बात करते हैं कि दिखाई देने में समस्या की वजह तो हो गई ट्यूमर के द्वारा पड़ने वाला दबाव, तो फिर हेडेक क्यों हो रहा है? मरीज को सिर दर्द क्यों हो रहा है? अब सिर दर्द की वजह समझें, हमारी पिट्यूटरी होती कहां पर है? सबसे पहला पॉइंट हमने ग्रॉस एनाटॉमी का यही पढ़ा था कि लोकेशन क्या है, और लोकेशन के बारे में हमने ये समझा था कि हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर पाई जाती है, मीन्स खोपड़ी के अंदर पाई जाती है। ये पूरी बंद संरचना है खोपड़ी की, उसके अंदर 1 सेंटीमीटर डायामीटर वाली पिट्यूटरी ग्रंथि थी। लेकिन अगर बीमारी हो गई है, अगर ट्यूमर हो गया है, तो अब पिट्यूटरी की साइज नॉर्मली होगी या लगातार पिट्यूटरी की साइज बढ़ रही होगी? तो आपका जवाब यही होगा कि सर पिट्यूटरी की साइज लगातार बढ़ रही होगी। अगर पिट्यूटरी की साइज लगातार बढ़ रही होगी तो क्या वह खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ा रहा होगा? क्या इससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर में वृद्धि हो रही होगी? तो सिंपल आंसर होगा कि अगर खोपड़ी के अंदर ट्यूमर होता है तो उससे आईसीपी बढ़ रहा होगा, और आईसीपी के बढ़ने की वजह से इस मरीज में हेडेक जैसे लक्षण भी आने वाले हैं। तो यहां ध्यान दें, इस मरीज में हेडेक का होना और दिखाई देने में समस्या होना, इन दोनों के लिए बढ़ा हुआ हार्मोन जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए बढ़ा हुआ साइज जिम्मेदार है। तो ध्यान दें, हार्मोन अलग चीज है, पिट्यूटरी की साइज अलग है। हार्मोन बढ़ता है तो उसकी वजह से ये लंबाई बढ़ना, शुगर बढ़ना, ये सभी लक्षण दिखाई दिए। लेकिन ट्यूमर की वजह से जब पिट्यूटरी का आकार बढ़ने लग गया था, तो पिट्यूटरी का आकार बढ़ने की वजह से जब खोपड़ी में दबाव बढ़ा तो सिर दर्द होने लग गया, और साथ ही साथ विजुअल डिस्टर्बेंस, दिखाई देने में भी समस्या क्रिएट होने वाली है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। हम असेसमेंट फाइंडिंग में 4 सिम्टम पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं इसके 5वें सिम्टम के बारे में। इसका 5वां सिम्टम होने वाला है ऑर्गेनोमिगेली। अब इस शब्द का मतलब समझें कि ऑर्गेनोमिगेली का मतलब क्या होता है। सभी ने हिपेटोमिगेली, स्प्लेनोमिगेली जैसे कई सारे शब्द सुने होंगे। केवल मिगेली शब्द का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन। किसी ऑर्गन का आकार बढ़ता है, स्पेसिफिक ऑर्गन का, तो उसके लिए हम मिगेली शब्द काम में लेते हैं। जैसे कि हिपेटोमिगेली मतलब लीवर का आकार बढ़ जाना, स्प्लेनोमिगेली मतलब स्प्लीन का आकार बढ़ जाना। तो मिगेली शब्द का मतलब होता है आकार में वृद्धि होना। यहां पर हमने लिखा है ऑर्गेनोमिगेली। इसका तात्पर्य यह है कि जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो ओवरऑल शरीर में ऑर्गन्स जो हैं, चाहे उसके हाथ हों चाहे उसका पैर हो, उनके आकार भी उसी अनुपात में लगातार बढ़ने लगते हैं, जिसके लिए हमने ओवरऑल तौर पर लिख दिया ऑर्गेनोमिगेली। हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि उसके हाथ की लंबाई बढ़ती है, उसके पैर की लंबाई बढ़ती है। हमने ओवरऑल तौर पर लिख दिया कि इसमें ऑर्गेनोमिगेली देखने को मिलने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
छठा महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि चांसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इन द लेटर स्टेजेस। अब ये छठा और महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है कि इस हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन वाले व्यक्ति में लेटर स्टेज में अगर सालों साल बीमारी रहती है तो डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस हैं। अब डायबिटीज मेलाइटस क्यों, ये समझें। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ग्रोथ हार्मोन जब भी ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका आंसर ये रहेगा कि सर ब्लड ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ता है। अब अगर ट्यूमर हो जाए तो ग्रोथ हार्मोन एक दिन बढ़ा रहेगा या रोजाना ग्रोथ हार्मोन बढ़ता ही रहेगा, तो सीधा आंसर होगा कि ट्यूमर हो जाए तो प्रतिदिन ग्रोथ हार्मोन की मात्रा ज्यादा ही रहेगी। इसका मतलब रोज जब भी व्यक्ति सुबह उठेगा पूरे दिन में लगातार ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है और लगातार उसके खून में शुगर की मात्रा ज्यादा है। अब बात करते हैं, शुगर की मात्रा अगर ज्यादा है तो उसके लिए कंपनसेशन करने वाला, डिफेंस करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो जैसा कि हम शुरू में ही एक यूनिवर्सल ट्रुथ डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे शरीर में बढ़ते हुए ग्लूकोज को वापस कम की तरफ लाने वाला हार्मोन, एकमात्र हार्मोन कौन सा होता है, दैट इज द इंसुलिन। अब अगर रोजाना ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, इससे ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, तो बचाव के लिए पेनक्रियास जो होती है वो अब रोजाना थोड़ा एक्स्ट्रा मात्रा में इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। अब ये बताइए, पेनक्रियाज ने थोड़ा अधिक इंसुलिन क्यों बनाया? क्या पेनक्रियाज में बीमारी थी? तो जवाब होगा कि बीमारी पेनक्रियाज में नहीं थी, बीमारी ग्रोथ हार्मोन में थी, जिससे ग्लूकोज बढ़ गया। और इंसुलिन तो ज्यादा क्यों हुआ है? इंसुलिन ज्यादा तो कंपनसेशन के लिए हुआ है, उसे ग्लूकोज लेवल को ठीक करने के लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा है। अब बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा जिससे शुगर का लेवल ज्यादा, और शुगर के लेवल को वापस मैनेज करने के लिए बहुत सारा इंसुलिन बचाव में आया है। अब ऐसा 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना भर तो ऐसे हो सकता है कि रोज ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन आए और रोज ज्यादा मात्रा में पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता रहे। लेकिन क्या जीवन भर पेनक्रियाज रोजाना एक्सेसिव हार्मोन बना पाए, ऐसा संभव है या नहीं है? तो यहां पर पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गन ज्यादा लंबे समय तक एक्सेसिव काम नहीं कर पाता है। जो डिफेंस का काम, जो कंपनसेशन का काम हमारी पेनक्रियाज कर रही थी, ये कुछ दिन तक तो मोर्चा संभाल सकती है कि रोज ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो बचाव के लिए कुछ दिन तक तो कंपनसेशन करेगा, रोज ज्यादा ज्यादा काम करके अधिक अधिक इंसुलिन बनाकर भेजता रहेगा। लेकिन कुछ महीनों बाद ऐसा होगा कि रोज की घटना को देखते हुए अब पेनक्रियाज जो है वो थक जाएगी। अब पेनक्रियाज क्यों थक गई? हमारे में तो पेनक्रियाज जीवन भर नहीं थकती है, इस मरीज में क्यों थक गई? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर पेनक्रियाज लगातार एक नॉर्मल काम करती रहती है, रोज हाइपर एक्सेसिव काम नहीं करती है। जब रोज नॉर्मल काम करती है तो पेनक्रियाज हमारे अंदर थकती नहीं है, लेकिन इसके अंदर रोजाना एक्सेसिव इंसुलिन बनाने की वजह से कुछ महीनों बाद पेनक्रियाज थक गई। अगर पेनक्रियाज थक गई तो अब इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, नॉर्मल होगा या कम हो जाएगा? तो आंसर ये होना चाहिए कि अगर कुछ दिन बहुत सारा काम करवा लिया और आगे जाके पेनक्रियाज पूरी तरह थक जाए तो अब इंसुलिन का प्रोडक्शन नॉर्मल की तुलना में भी बहुत कम हो जाएगा। और अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन कुछ महीनों बाद कम हो जाए तो यह इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाना कौन सी बीमारी को बढ़ावा देता है? डायबिटीज मेलाइटस को बढ़ावा देता है। तो अब ध्यान दें, हमने एक तथ्य लिखा है, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। हमने ये लिखा है कि डायबिटीज मेलाइटस अकर्स इन द लेटर स्टेजेस। शुरुआत में नहीं होता है, लेटर स्टेज में होता है। शुरुआत में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शुरुआत में जैसे ही ग्लूकोज बढ़ा, कुछ दिन तक तो पेनक्रियाज कंपनसेशन जरूर करेगा, बचाव कार्य जरूर करेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद जब लेटर कंडीशन होगी तब जाकर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और डायबिटीज मेलाइटस वाली बीमारी होने की संभावना होती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा चांसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इन द लेटर स्टेजेस। ये 6 लक्षण हमें जाइजेंटिज्म वाले मरीज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर? तो उम्मीद है
जितना पढ़ाया है उतना समझ में आ गया होगा। अभी इस क्लास में हम पहले डिसऑर्डर जाइजेंटिज्म तक समझे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्रोमेगली नाम की जो समस्या थी, एक्रोमेगली कौन सी, यहां पर देख लें। हमने डिसऑर्डर दो टाइप के बताए थे, एक जाइजेंटिज्म और एक एक्रोमेगली। हमने अभी तक जाइजेंटिज्म वाला टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया कि जब हार्मोन चाइल्ड एज ग्रुप में बढ़ता है तो कौन कौन से लक्षण आते हैं, इस बारे में हमने डिस्कस किया। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्रोमेगली के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा वो एक ब्रीफ रिवीजन के तौर पर जरूर देख लें। हमने हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी पढ़ना शुरू किया था। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों के हॉर्मोन्स हमने लिखे। एंटीरियर के 7 हॉर्मोन्स और पोस्टीरियर के 2 हॉर्मोन्स हमने लिखे। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि एंटीरियर पिट्यूटरी में सबसे पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन पढ़ना शुरू किया। पहला फंक्शन था इसका मेटाबॉलिज्म पर। मेटाबॉलिज्म नाम आते कितनों का मेटाबॉलिज्म? 3 का मेटाबॉलिज्म। किस किस का? पहला प्रोटीन का, दूसरा फैट का और तीसरा कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन पर क्या करेगा? सिंथेसिस। नया प्रोटीन बनेगा तो क्या काम आएगा? बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग होगी तो क्या होगा? शरीर का आकार बढ़ेगा, शरीर की ग्रोथ होने वाली है। फैट पर क्या एक्शन है? फैट के ब्रेकडाउन को बढ़ावा देता है जिससे अत्यधिक मात्रा में फैटी एसिड्स बनते हैं, यह एनर्जी प्रोडक्शन में सहायक होगा। तीसरा हमने लिखा कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव। कार्बोहाइड्रेट मतलब किस पर प्रभाव? ग्लूकोज पर। हमेशा ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? बढ़ावा देता है। बढ़ाता कैसे है? पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को कम करके यह ग्लूकोज के लेवल को बढ़वाता है। दूसरा प्रभाव लिखा था बोन्स के ऊपर। कितनी कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो 2 कोशिकाओं को, पहला ऑस्टियोसाइट को, दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट को। ऑस्टियोसाइट और ब्लास्ट दोनों को स्टिमुलेशन मिलने से बोन की लंबाई भी बढ़ती है और बोन की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। हमने तीसरा फंक्शन पढ़ा था कि यह मसल्स और ऑर्गन को प्रभावित करता है और जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ में वृद्धि होती है। अब एक चीज और यहां पर ऐड करना चाहूंगा। यहां पर कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि हम ये जरूर पढ़ते हैं कि हमारे शरीर के ओवरऑल विकास के लिए हमारा ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन के अंदर भी कुछ अपवाद ये हैं कि ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन की वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो बाकी सब हमारी मसल्स का, हमारे इंटरनल ऑर्गन का, इन सब की वृद्धि तो ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करता है, लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिन पर ग्रोथ हार्मोन का प्रभाव नहीं होता है। ऐसे ऑर्गन में पहला तो होता है ब्रेन, दूसरा होता है जेनाइटल ऑर्गन्स। क्लियर? इसका मतलब यह समझें कि अगर किसी व्यक्ति का ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, अगर किसी व्यक्ति की लंबाई ज्यादा है, तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि उसका ब्रेन भी ज्यादा होगा, उसका आईक्यू भी अधिक होगा। और यह भी नहीं समझना है कि अगर किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन कम है, कोई व्यक्ति बौना रह गया है, उसकी लंबाई कम है, तो उसका आईक्यू भी कम होगा, वो पागल होगा, ऐसा नहीं होता है। मीन्स ग्रोथ हार्मोन जो होता है वह ब्रेन के विकास को प्रभावित नहीं करता है, वह जेनाइटल ऑर्गन का विकास को प्रभावित नहीं करता है। मीन्स जेनाइटल ऑर्गन्स सेक्सुअल फंक्शनिंग कैसा होगा, जेनाइटल ऑर्गन्स के आकार में वृद्धि किस प्रकार होगी, ये हमारे एंड्रोजन्स पर डिपेंड करता है, ये हमारे सेक्स हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ग्रोथ हार्मोन पर डिपेंड नहीं करने वाला है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन द हेयर्स एंड ग्रोथ हार्मोन डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन द नेल्स। हमारे ब्रेन का विकास, हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स का विकास, हमारे बालों का और हमारे नाखूनों के अंदर वृद्धि होना, ये हमारे ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन नहीं होता है, तो याद रखना है। देन हम बात करते हैं अगले पॉइंट में, हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीज। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज के अंदर हमने पहले पढ़े थे कि कौन कौन से कारक ग्रोथ हार्मोन को रिलीज को बढ़ावा देते हैं और कौन कौन से कारक ग्रोथ हार्मोन रिलीज को डिक्रीज करते हैं। तो बढ़ावा देने वाला पहला है कि नींद के शुरुआती फेज में हार्मोन का रिलीज बढ़ता है, जब शुगर कम हो जाता है तब अधिक हार्मोन बनता है, और जब व्यक्ति फास्टिंग या स्टारवेशन में होता है तब भी अधिक मात्रा में हार्मोन बनने वाला है।
फिर हार्मोन कम कब बनेगा? एक तो लेट स्टेज ऑफ स्लिप के दौरान कम बनता है, दूसरा शुगर ज्यादा है तब, और तीसरा फैटी एसिड्स की मात्रा ज्यादा हो तब भी ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है। फिर हमने डिसऑर्डर्स पढ़ना शुरू किया। डिसऑर्डर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला तो था हाइपर सिक्रीशन और दूसरा होगा हाइपो सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन मतलब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होना। ज्यादा होने का हमने इटियोलॉजी डिस्कस किया। इटियोलॉजी एकमात्र कारण था एडिनोमा इन द एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। अगर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर बन जाए तो यह अत्यधिक हार्मोन के बनने का कारण हो सकता है। फिर हमने ज्यादा हार्मोन होने से कितनी बीमारियां होती हैं? दो हो सकती हैं, एक जाइजेंटिज्म, दूसरा एक्रोमेगेली। जाइजेंटिज्म बच्चों के अंदर, एक्रोमेगेली एडल्ट के अंदर। और फिर हमने जाइजेंटिज्म के लक्षण डिस्कस किए, लंबाई बहुत ज्यादा होना, शुगर ज्यादा होना, यूरिन के अंदर शुगर निकलना, हेडेक और विजुअल डिस्टरबेंस होना। हेडेक और विजुअल डिस्टरबेंस दोनों की वजह क्या है? दोनों की वजह है कि जब ट्यूमर की वजह से साइज बढ़ने लगता है तो खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ता है, जिससे सिर दर्द होने वाला है, और पिट्यूटरी के नजदीक वाली ऑप्टिक नर्व अगर दब जाती है तो दिखाई देने में भी समस्या होने वाली है। और देन हमने पढ़ा कि हार्मोन ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल ऑर्गन्स की साइज बढ़ने वाली है, ऑर्गेनोमेगेली होगा, और इसके अलावा लेटर स्टेजेस के अंदर डायबिटीज मेलाइटस होने की भी संभावना होने वाली है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्रोमेगेली डिस्कस करेंगे और बाकी रिमेनिंग ग्रोथ हार्मोन के कम बनने से होने वाली बीमारियां अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले। क्लियर? ओके, धन्यवाद।